तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और आप लोग की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए, आज का जो चैप्टर है आप लोगों के लिए, ये चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो न्यू एनसीईआरटी बुक जो आया है नया सिलेबस का, उसमें चैप्टर नंबर 11 है और इस पार्ट में हम लोग जो है पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का। इसमें वृत्त से लेकर के केवल वृत्त ही नहीं बल्कि वृत्तखंड, त्रिस्खंड और चाप की लंबाई, ये सारी चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए आप लोग और देखिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं और कौन कौन से फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए, सबसे फर्स्ट हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। ये एक सर्कल है। आप लोग जानते होंगे वृत्त किसे कहते हैं। तो कोई भी गोल आकृति ले लीजिए, वो क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। जिसका एक निश्चित बिंदु, यानी जिसको कि हम लोग बीच में केंद्र कहते हैं, जिसका इस निश्चित बिंदु से हर एक बिंदु की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। यानी कहीं भी इसके चारों ओर कहीं भी किसी भी बिंदु को ले लीजिए इस बिंदु से, तो इसकी दूरी हर जगह क्या होती है? बराबर होती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वृत्त। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा कान वान खोल करके थोड़ा लग जाइए, ठीक है। तो आइए थोड़ा फ्रेश हो लीजिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वृत्त के जो सब बीच में जो बिंदु होती है, इसको केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसको केंद्र कहते हैं। और इसी केंद्र से ये जो चारों तरफ का जो ये जो गोल देख रहे हैं ना, यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसको कहते हैं त्रिज्या। अब ये चारों तरफ जो गोल है, इसको क्या कहते हैं? है ना जी, क्या कहते हैं? आइए हम बताते हैं कि इसको, ये जो चारों तरफ जो गोल जो देख रहे हैं, ये जो है इसको कहते हैं वृत्त की परिधि। यानी यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगा दीजिए, क्या कहलाएगा? वृत्त की परिधि। और केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही क्या कहते हैं? त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है जी, आर क्या हो जाता है? वृत्त की त्रिज्या। इसको अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या आर। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ रहे हैं और ध्यान से जो है चैप्टर में बने रहिए आप लोग। इस चैप्टर में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। और हाँ, जिन्होंने चैप्टर 1, 2, 3, 4 का भी वीडियो नहीं देखा है, पीछे का वीडियो, वो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। आप जा कर के वहाँ से जो है उस चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए, अब ये होती है त्रिज्या और यही एक और त्रिज्या इधर से मिला देंगे और ये सीधी रेखा बन जाएगी जो दोनों ओर की परिधि को टच करेगा और कहाँ से गुजरेगी? केंद्र से गुजरेगी। इसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं जी? व्यास। और इसे डी से इंडिकेट करते हैं, इसको कहते हैं व्यास, डायमीटर। इंग्लिश में इसको कहते हैं डायमीटर और इसी को कहते हैं व्यास हिंदी में। तो व्यास क्या होती है? तो जब दो त्रिज्या मिल जाती है तो क्या बनती है? व्यास बनती है। इसका डेफिनेशन बोलें तो दोनों ओर की परिधि को मिलाने वाली रेखा जो कहाँ से होकर गुजरती है? केंद्र से होकर गुजरती है, हम लोग व्यास कहते हैं। तो आइए, अब इस व्यास और परिधि के बीच में कुछ रिलेशन होता है, रिश्ता होता है दोनों के बीच में। क्या होता है? तो वृत्त की परिधि बटे उसी वृत्त का व्यास का जो अनुपात होता है वो पाई के बराबर होता है। वो पाई के बराबर होता है। और पाई का मान आप लोग को पता होगा, पाई का मान कितना होता है? 22/7। आप लोग को पता होगा पाई का मान अगर भिन्न में पूछे तो 22/7 और दशमलव में पूछे तो 3.7
1/4 और डिग्री में पूछे तो इसका पाई का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है जी। अब वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास का जो अनुपात होता है वो होता है पाई। अब देखिए पाई के नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो यहाँ से अब क्रॉस गुना कर दीजिए। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो गया, वृत्त का व्यास गुने पाई। ठीक है जी, यानी पाई गुने व्यास। और आपको पता है व्यास क्या होता है, तो इसमें 2 गो त्रिज्या होता है, एगो आर हेन एगो आर इन। तो जब 2 गो त्रिज्या है तो हम लिखेंगे पाई गुने 2r, यानी फॉर्मूला बन गया वृत्त की परिधि का 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बन गया 2πr। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझ रहे हैं। तो आइए, मतलब परिधि में क्या निकलता है वृत्त का, तो परिधि में ये चारों ओर एक चक्कर की दूरी को ही कहते हैं परिधि। समझ रहे हैं, चारों ओर एक चक्कर की दूरी को क्या कहते हैं, परिधि। अब आइए, तो यहाँ से हम लोग को एक फार्मूला मिल गया वृत्त की परिधि का फार्मूला निकल गया 2πr। ठीक है जी। और ये पाई क्या होता है, पाई का मान भिन्न में 22/7, दशमलव में 3.14 और डिग्री में 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग पाई का मान 22/7 रखेंगे, या क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि पाई का मान 3.14 रखिए, तो हम लोग 3.14 रखेंगे। तो चलिए जी आगे। ये रहा वृत्त के बीच में केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या r। ठीक है, और जब हमने परिधि निकाला मतलब कि इसका चारों ओर का दूरी हमने ज्ञात कर लिया। कौन से फार्मूला से, 2πr से। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं, अंदर का क्षेत्र कितना बड़ा है, ये चारों ओर से जो घेर दिया है इसके अंदर में कितना बड़ा क्षेत्र है, इसी को कहते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है πr²। ठीक है जी, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। और पाई का मान तो आप लोग को पता ही है, 22/7 या 3.14। अच्छा, आपसे कभी कभार सवाल पूछा जाता है कि क्या पाई का मान अगर ये 22/7 है तो क्या पाई परिमेय संख्या है, क्या पाई परिमेय संख्या है? ना, पाई बिल्कुल ये परिमेय संख्या मत कहिएगा, क्योंकि ये पाई का जो 22/7 जो मान दिया गया है ना, ये लगभग मान है, ये इसका ओरिजिनल मान नहीं है। ये पाई का मान का कोई अंत नहीं है इसका। ये देखिए 22/7 का जब हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो 3.14 समथिंग आएगा, और ऐसा भाग देते ऐसा जगह आएगा जहाँ से रिपीट होने लगेगा, मतलब कि फिर से दोबारा वहीं से भाग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसको अनवसानी आवर्ती वाला दशमलव में आ जाएगा, तो ये 22/7 परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या तब क्यों है, तो क्यों है, क्योंकि पाई का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है ना, उसका कहीं अंत ही नहीं है। ये 22/7 एक अनुमानित मान दे दिया गया है, एक लगभग हम लोग को मान दे दिया है, जिसका कि हम लोग इस्तेमाल करके मेंसुरेशन में सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 ये परिमेय संख्या है। तो ये पाई 22/7 ये परिमेय और अपरिमेय बराबर तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे हम लोगों को गणितज्ञ ने ऐसा दे दिया है,
है ना, मान करके दे दिया है कि चलो मान लेते हैं कि इसका मान 22/7 ही लगभग है, इसीलिए ऐसा जो है हम लोगों को 22/7 ये परिमेय हो जाता है और ये अपरिमेय हो जाता है। ठीक है जी। तो आइए हम लोग वृत्त का परिधि भी समझ लिए, वृत्त का क्षेत्रफल भी समझ लिए। ठीक है। अब अगर हम वृत्त को बीचवा से काट देंगे, वृत्त को बीचवा से काट देंगे तब क्या बन जाएगा? वृत्त को अगर हम बीच से अगर हम काट दें, वृत्त को अगर हम बीच से काट दें तो क्या बन जाएगा? ऐसा ही बन जाएगा ये। ठीक है, ऐसा आकृति बन जाएगा। तो वृत्त को जब काट देंगे, उसको आधा कर देंगे, तो इसको कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं जी? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। अब बताइए, अर्धवृत्त ये बीच में क्या हो गया? केंद्र। केंद्र से ये परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। अगर अर्धवृत्त का परिमाप आपसे पूछे तब ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त का अगर आपसे परिमाप पूछे तब क्या होगा इसका फार्मूला? ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी चीज़ को आधा किया जाए तो उसको बटे 2 कर दीजिए। एक रोटी का आधा किया जाए तो उसको 2 भाग में बांट दीजिए। समझ गए? तो वैसा ही अगर एक वृत्त को 2 भाग में बांट दें तो इसको आधा कर दिए। ठीक है, बीच से काट दिए। अब इसका परिमाप ध्यान दीजिएगा, इसका परिमाप, इसका पूरे का परिमाप होता है 2πr। पूरे का परिमाप होता है 2πr। अब आधा का ही बोलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही निकालना है, तो ये हो जाएगा 2πr। 2 भाग में बांट रहे हैं तो बटे 2 कर दीजिए। ठीक है जी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो दूरी निकला कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही निकला, लेकिन परिमाप क्या होती है? चारों ओर घूम जाइए, उसी को कहते हैं परिमाप। तो आई जो यहाँ पर जी जो व्यास दिख रहा है, ई वाला इसमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। मतलब इसमें जोड़ दीजिए ये r प्लस r, 2 r है ना, या फिर d जोड़ दीजिए। ये पूरे को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। या d जोड़ दीजिए या फिर इसको कह दीजिए 2r। ठीक है जी। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी परिमाप का फार्मूला हो गया πr प्लस 2r। ठीक है जी। अर्धवृत्त का परिमाप अगर पूछे तो केवल πr नहीं, πr प्लस 2r। क्यों? क्योंकि वृत्त का परिमाप ये पूरा गोल अगर कर दें तो ये 2πr होता है, उसका आधा यहाँ से यहाँ तक πr हुआ और इसमें 2 r जुट गया, तो इसी को कहते हैं अर्धवृत्त का परिमाप πr प्लस 2r। तो क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल में तो अंदर का ही मटेरियल का बात हो, तो अंदर में कोई बदलाव नहीं होगा, केवल πr² होता है, उसको 2 से भाग कर दीजिए। उसका लंबाई से लेना देना कुछ नहीं है। यानी अर्धवृत्त का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल को आधा कर दीजिए, यानी πr² बटे 2। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग समझेंगे कि चाप की लंबाई क्या होती है और उसे कौन से फार्मूला से इस्तेमाल किया उसे निकाला जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये एक वृत्त है और इसके बीच में जो बिंदु है इसको केंद्र कहते हैं, और दोनों ओर की परिधि को मिला देंगे तो क्या इसको व्यास कहेंगे? जी नहीं, इसको व्यास नहीं कहेंगे। दोनों ओर की परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं, और दोनों ओर की परिधि को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है ओकरा व्यास कहते हैं, और इसको जीवा भी कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी व्यास क्या कहलाती है, तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वो व्यास कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना
कि अगर पूछे कि किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की क्या कहलाती है, तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास कहलाती है। समझ गए? लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सिर्फ दोनों ओर की परिधि को मिला देंगे तो इसको क्या कहते हैं? इसको जीवा कहते हैं। समझ गए? अब देखिए जी, अगर कोई ये जीवा है, अगर इस जीवा को केंद्र से अगर हम मिला दें दोनों छोर को, तो यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे केंद्र पर एंगल जरूर बनेगा, यहाँ पे कोण जरूर बनेगा। इस कोण को मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा कोण बना। कितना कोण बना जी? यहाँ पे मान लीजिए कि ये थीटा कोण बना। तो जब ये थीटा कोण बना तो ध्यान से समझिएगा, ये थीटा कोण जब ये बना तो ये एक वृत्त के भाग को अलग कर रहा है ना। देखिए जो हम काला कलम से दे रहे हैं, ये एक वृत्त के भाग को अलग कर रहा है, बाकी सारे वृत्त से इसको काट रहा है। तो ये जो अलग कर दिया, इसी में सब खेलवा है अब। ठीक है, इसी में सारा चीज़ अब छिपा हुआ है। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक एगो चाप बन गया, इसी को कहते हैं वृत्त का चाप। और यही वाला लंबाई हम लोग को निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल देता है, इसी को कहते हैं चाप की लंबाई। ठीक है जी। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो कोण बना है थीटा, ये थीटा कोण के झुकाव के कारण देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक चाप बन रहा है। इसी चाप को कहते हैं, इसी लंबाई को चाप की लंबाई। तो देखिए बाबू, चाप की लंबाई का जो फार्मूला होगा, चाप की लंबाई का जो फार्मूला होगा, इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। इसी फार्मूला से हम लोग जो है इस चाप की लंबाई को, यहाँ से यहाँ तक की चाप की लंबाई को ज्ञात करेंगे। ठीक है बबुआ लोग। अब यहाँ पे थीटा आपको दिया हुआ रहेगा, इसका त्रिज्या भी दिया हुआ रहेगा, ये त्रिज्या है। ठीक है, तो ये हो गई चाप की लंबाई। अब समझिए बाबू कि ये जो अलग हुआ है, ये जो वृत्त से कट के, ये जो काला वाला जो भाग है, ये वृत्त से कट के अलग हुआ है, ये किससे अलग हुआ है? ध्यान से समझिएगा, ये जो अलग हुआ है ये एक त्रिज्या है, ये एक त्रिज्या है। ठीक है, तो ये जो अलग हुआ है किससे अलग हुआ है? ये दोनों त्रिज्या इसको काट के अलग कर दिया है। ठीक है, ये दोनों त्रिज्या इसको काट के अलग कर दिया है। तो ये जो पूरा आकृति है, ये जो पूरा आकृति आप जो देख रहे हैं, ये जो काला कलर का ये जो पूरा आकृति जो आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं त्रिज्यखंड। अगर ये त्रिज्या से अलग हुआ है, त्रिज्या से खंड हुआ है, तो इसको कहेंगे त्रिज्यखंड। ठीक है, तो त्रिज्यखंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड क्या होता है, चलिए इसको अलग करके समझाते हैं कि ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और ये वृत्त की त्रिज्या है, और यही जो अलग किया है वृत्त को, ये जो पूरा जो आकृति आप देख पा रहे हैं, ये पूरा आकृति, फुल आकृति जो यहाँ जो है, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। ये पूरा आकृति को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। ठीक है, तो यहाँ जो दो जो त्रिज्या है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये अगर थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम लोग, उसके लिए फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अच्छा ध्यान से समझिए, ई अगर त्रिज्या से खंड है, ये अगर त्रिज्या से खंड है, तो इधर वाला भी देखिएगा, वाइट वाला भी यही त्रिज्या तो अलग किया, वो भले बड़ा है लेकिन इसको भी तो अलग किया है। ये अगर
ये एक आकृति अलग हुई है वृत्त से, तो ये भी तो एक आकृति है जो वाइट कलर से आप लोग को दिखा रहे हैं, ये भी तो इसी वृत्त से अलग हुआ है और इसको त्रिज्या ही तो अलग किया है काट के ऊपर और ये नीचे, तो ये भी तो त्रिज्यखंड कहलाएगा। जी हाँ बच्चों, ये भी त्रिज्यखंड कहलाएगा। लेकिन अगर ये छोटका वाला है तो छोटका वाला को कहेंगे हम लोग लघु त्रिज्यखंड, और जो ये बड़ा वाला है इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे इसको? दीर्घ त्रिज्यखंड। इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, और ये छोटा वाला को कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यखंड। तो ये जो फार्मूला बताइए किसका है, लघु का है या दीर्घ का है? तो दोनों में यही फार्मूला यूज होता है। बस ये थीटा, अगर ये अंदर वाला थीटा लेंगे तो लघु का निकलेगा, और इसके बाहर वाला अगर थीटा ले लेंगे तो ये इससे दीर्घ का निकलेगा। समझ गए? और आप लोग को पता होगा कि जो केंद्र पर ही चारों ओर घुमा करके कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। जब ये गोल गोल एक बार घूम जाता है तो इसको यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनता है। और अगर अंदर वाला थीटा दे देगा, बाहर वाला थीटा नहीं देगा, तो अंदर वाला 360 में अंदर वाले थीटा को घटा देंगे तो बाहर वाले का थीटा ज्ञात हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप लोग चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, किस फार्मूला से ज्ञात करेंगे वो भी समझ गए, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी किस फार्मूला से ज्ञात करेंगे वो भी सीख गए। अब आती है बात वृत्तखंड की। अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड सबसे पहले क्या होता है उसको समझिए कि ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, और इस वृत्त को हम खंड में बांट देंगे। देखिए, एक खंड हो गया नीचे, एक खंड हो गया ऊपर, तो इसी को कहते हैं वृत्त का खंड कर देना ही क्या कहलाता है? वृत्तखंड। और ये छोटका वाला है तो बताइए छोटका वाला को क्या कहेंगे? छोटका वाला को क्या कहेंगे बताइए? छोटका वाला को कहेंगे लघु, छोटका वाला को कहेंगे लघु, और बड़का वाला को कहेंगे दीर्घ। और ये वृत्तखंड है तो इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और बड़का वाला को कहेंगे, बड़का वाला को कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है बबुआ? ये छोटका वाला को लघु वृत्तखंड और बड़का वाला को दीर्घ वृत्तखंड। तो ध्यान से समझिए, अगर बीच में क्या होगा? बीच में केंद्र होगा सर। क्या होगा? केंद्र होगा। वृत्त के बीच में क्या होती है? केंद्र होती है। और देखिए, जब ये अलग किए हैं, जब इसको काट दिए हैं, दो भाग में बांट दिए हैं वृत्त को, तो यहाँ पे एक जीवा है, तो ये जीवा जो है वृत्त के केंद्र पर कुछ ना कुछ कोण बनाएगी, इसको कहेंगे हम लोग थीटा कोण। ठीक है? अब हम लोग को केवल और केवल वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल देगा, यानी ये नीचवा वाला का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल देगा। तो बताइए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने दे दिया, अगर ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी नीचवा वाला का क्षेत्रफल निकालने दे दिया तो कैसे निकालेंगे? और ये लघु को छोड़ करके ये जो बाकी जो बच गया ये ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड का निकालने दे देगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है? तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे और किससे हम लोग ज्ञात करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर ये जो त्रिज्या एक वृत्त को काट दिया है तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिज्यखंड, है ना जी। अभी आप लोग को समझाए यहाँ पर कि त्रिज्यखंड क्या होता है। ये जो त्रिज्या से वृत्त को काट के अलग कर देंगे इसी को कहते हैं त्रिज्यखंड। और यहाँ भी देखिए ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है ये वृत्त को काट के अलग करेंगे तो त्रिज्यखंड होगा। और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम घटा देंगे तो क्या कहलाएगी? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगी। समझ रहे हैं? ध्यान से समझिएगा कि
ये त्रिज्या से खंड हो गया, ये पूरा का कौन सा, ये जो पूरा आकृति है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी त्रिज्यखंड। ठीक है, और इस त्रिज्यखंड में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो केवल इसी का क्षेत्रफल बचेगा, और यही तो है हमारा लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए समझते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है जी। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो क्या बताएं आप लोगों को, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दीजिए, क्या हो जाएगी फार्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है जी, चलिए इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, लिखने में डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखिए कौन सा अगर हम लघु का निकाल रहे हैं, लघु के संगत में जो त्रिज्यखंड है और इसके संगत में जो त्रिभुज, अब कोनो एने ओने उड़ियालो त्रिभुज को ला करके मत यहाँ उसका क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा। इसमें यही वाला त्रिज्यखंड जो इस वृत्त के अंदर में है, इसी त्रिज्यखंड में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तभी ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो इसके लिए यहाँ पे फार्मूला में लिख दीजिए, संगत लगा दीजिए कि संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है जी, समझ रहे हैं ना। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में संगत त्रिभुज, इसका संगत क्यों लगाए, क्योंकि संगत का मतलब है कि ये जो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इस वृत्तखंड के संगत में यानी इसके संग में जो त्रिज्यखंड है और इसी के संग में जो त्रिभुज है उसी का क्षेत्रफल को घटाएंगे बढ़ाएंगे, समझ रहे। यानी त्रिज्यखंड, इसी के संगत वाला त्रिज्यखंड और इसी के संगत वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटाएंगे तब जाकर के ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात होगा। तो आइए बच्चों, अगर यहाँ का थीटा 60 डिग्री वाला होगा, अगर थीटा 60 डिग्री वाला होगा, अगर यहाँ पे कोण 60 डिग्री होगा तो आप लोग को पता है कोण 60 डिग्री हो जाने पर ये कौन सा त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। क्यों होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे 60 डिग्री हो गया और ये दोनों आर ये भुजा बराबर है तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 60, तो ये दोनों भी अगर बराबर है तो ये दोनों मिल के हो जाएगा 120, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये स्क्वायर 60 है तो ये दोनों 120, ऊपर से ये दोनों बराबर तो 60। अगर सभी कोण 60 डिग्री हो जाता है तो कौन सा त्रिभुज कहलाती है, समबाहु त्रिभुज। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। यानी तब फार्मूला हो जाएगा संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 गुने πr² में घटा देंगे √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जब थीटा कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री वाला होगा। ठीक है, और यदि थीटा यही 60 के जगह में यदि यहाँ 90 डिग्री वाला हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 60 के जगह में कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो जाता है
तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाता है बबुआ लोग? तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा तब थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, में घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है बबुआ लोग, अगर थीटा 60 डिग्री वाला हुआ तो ये फार्मूला लगाएंगे, 90 डिग्री वाला हुआ तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो प्यारे बबुआ लोग, आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि बार बार थीटा अगर ये बदल रहा है तो हम का इतना सारा फार्मूला कैसे याद रखेंगे? कोई ऐसा तोड़ बताइए जिससे कि हम जो है एक ही फार्मूला से दोनों तरह का त्रिभुज, दोनों तरह का वृत्तखंड, या थीटा 60 होगा या थीटा 90 होगा या थीटा 40 होगा या थीटा 45 होगा, तो हम लोग जो है एक ही फार्मूला से ज्ञात कर लें। तो आइए ओकरो एगो तोड़ है, ओकरो बता देते हैं आप लोग को। अगर इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तो थीटा तो बनेगा ही बनेगा कुछ ना कुछ, ये त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है बबुआ लोग, तो फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला हो जाएगा बबुआ लोग इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में, यानी थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसमें माइनस कर दीजिए, इसमें माइनस कर दीजिए कौन सा फार्मूला? इसमें माइनस कर दीजिए 1/2 गुने साइन थीटा गुने आर का स्क्वायर। ठीक है, इसमें फार्मूला लगा दीजिए, ध्यान से समझिएगा बबुआ, इसका फार्मूला हो जाता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर में माइनस करना पड़ता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कोनो थीटा वाला रहे, फार्मूला लगा देंगे 1/2 गुने आर स्क्वायर गुने साइन थीटा। अब थीटा का मान यहाँ रख देंगे और वो साइन का वैल्यू, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें वही वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा जिसका थीटा का मान निकलता है। जैसे कि आपको पता है 0 डिग्री का तो होगा नहीं, 30 डिग्री का अगर थीटा रहेगा तो ही फार्मूला काम करेगा, 45 डिग्री का रहेगा या 60 डिग्री का रहेगा या 90 डिग्री का रहेगा। आप लोग 90 डिग्री तक ही फार्मूला पढ़े हैं, है ना, साइन 90 डिग्री तक ही मान पड़े हैं, तो केवल यही सब थीटा रहेगा, तभी हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बबुआ लोग, नहीं तो हम लोग को यही वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब बात आती है कि हम लोग लघु वृत्तखंड का तो निकाल लिए, हम लोग लघु वृत्तखंड का तो निकाल लिए, ठीक है ना, हम लोगों ने लघु वृत्तखंड का ज्ञात कर लिया। ठीक है, ये जो लघु वृत्तखंड है, ये छोटा वाला का, इसका हम लोग निकाल चुके। तो अब एक इसके बाद जो बड़ा वाला जो बच गया, जिसको कहते हैं हम लोग दीर्घ वृत्तखंड, इसका कैसे ज्ञात करेंगे? दीर्घ वृत्तखंड का कैसे ज्ञात कीजिए, कैसे ज्ञात करेंगे?
आइए बबुआ लोग, इतना आसान है, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम लघु का निकाल लिए, मतलब बाकी जो बच गया वृत्त में क्या बच गया, दीर्घ वृत्त खंड बच गया, है ना। तो अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करनी है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला तो आप लोग को पता ही है। वृत्त का क्षेत्रफल में हम लोग ये छोटका वाला लघु वृत्तखंड का यदि हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो इसको अगर घटा देंगे तो केवल और केवल जो लघु को छोड़ के बचेगा वो दीर्घ ही बचेगा, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल में हम लोग इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल में, तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं प्यारे बाबू? थोड़ा सा फिगर उतना अच्छा नहीं बना, ठीक है। अगर हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में इस लघु का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये दीर्घ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है प्यारे बाबू लोग। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए कैसे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो प्यारे बाबू आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब ये चैप्टर में कुछ और तो शायद नहीं बचा है, तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, बाकी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, ठीक है बबुआ लोग।